Hello everybody, very good morning to all of you. So in today's session I am going to discuss Gibbs-Helmholtz equation, chemical thermodynamic portion. ठीक है, तो लास्ट टाइम में हमने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आज. तो गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ेंगे, उसको डिराइव करेंगे, उस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसका एप्लीकेशन एंड इट्स लिमिटेशन. ठीक है, सो गेट रेडी. सो आज का सेशन है गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. चलिए, गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बेसिकली होता क्या है? So it is a thermodynamic equation used for calculating changes in Gibbs energy of a system as a function of temperature. ठीक है, so Gibbs और Helmholtz दो साइंटिस्ट थे. So it was named after Josias Wilhelm Gibbs and Hermann von Helmholtz, जिन्होंने इसको डिराइव किया था. ठीक है, so basically क्या, this is the thermodynamic equation used for calculating change in Gibbs free energy as a function of temperature, या which gives the relation between temperature and Gibbs free energy. ठीक है, तो चलिए डिराइव करते हैं इसको. सो Gibbs फ्री एनर्जी की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं. यहां से क्या लिखेंगे, बोलिए. G इक्वल टू, सो G इक्वल टू H माइनस TS. ठीक है, नाउ G is a state function and extensive property. So in initial state we can write, इसको हम लिख सकते हैं G1 इक्वल टू H1 माइनस TS1, while in final state, तो इसको क्या लिखेंगे, G2 इक्वल टू H2 माइनस TS2. Now change in Gibbs free energy, that is delta G. Since it is a state function, so final minus initial, रख दीजिए H2 माइनस TH2 माइनस H1 माइनस TS1. ठीक है, रीअरेंज कर लीजिए. यहां से क्या लिख सकते हैं हम, H2 में से H1 को माइनस कर लिया एक साथ, माइनस T को कॉमन कर लिया है क्योंकि सिंस प्रोसेस इज आइसोथर्मल. So no doubt enthalpy is also a state function. So delta H माइनस T, H2 माइनस H1 की जगह पे क्या आएगा, डेल्टा S. ये हमें क्या मिल गया, डेल्टा G. ठीक है, so delta G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S. ठीक है, तो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं गिब्स फ्री एनर्जी का बेसिक डिफिनेशन वहां से. ठीक है, क्लियर. तो इसी के लिए यहाँ पे इसको हम जैसे पीछे डिराइव किया था उसी तरह यहाँ से डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, so we know that G equal to H minus TS. The isothermal process, temperature is constant. Initial state G1 equal to H1 minus TS1. Final state G2 equal to H2 minus TS2. चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे तो डेल्टा G इक्वल टू G2 माइनस G1 रख दिया, सिंप्लीफाई किया, हमें क्या मिल गया, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S. ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल गया. ये हमें चेंज के टर्म में गिब्स फ्री एनर्जी है. ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सो नो डाउट यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा S विद नेगेटिव साइन इक्वल टू डेल्टा G माइनस डेल्टा H बाई T. कैसे, क्योंकि डेल्टा G इक्वल टू क्या मिला था हमें, डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S. डेल्टा G को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, T को डिवाइड कर दीजिए, ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, नाउ अगेन वी नो दैट G इक्वल टू H माइनस TS, नो प्रॉब्लम, और H is known as E plus PV minus TS, no problem, from the definition of enthalpy. ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dG इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dE plus pdV plus pdP माइनस TdS माइनस SdT. ठीक है, ऑलरेडी पीछे वेरिएशन हम पढ़ चुके हैं गिब्स फ्री एनर्जी का. Now from first law of thermodynamics, dQ plus PdV is known as dQ, and from second law of thermodynamics, dQ is known as equal to TdS. इन दोनों को अगर हम मिला दें तो TdS की जगह पे क्या आ जाएगा, TdS इक्वल टू व्हाट, T प्लस PdV. कैसे हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, dG इक्वल टू BdP माइनस SdT. ये भी हम पीछे डिराइव कर चुके हैं, वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, चलिए अब सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो एट कांस्टेंट
टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, तो टीटी की वैल्यू क्या लिखेंगे, नो प्रॉब्लम 0। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डेल जे बाई डेल डेल टी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू टी, और एट कांस्टेंट प्रेशर तो टीपी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब हम क्या लिख सकते हैं, डेल जे बाई डेल टी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस एस। ठीक है, तो ये पीछे हम ऑलरेडी वेरिएशन करके पढ़ चुके हैं गैस फ्री एनर्जी का टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। सो माइनस डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा जी माइनस डेल्टा एस बाई टी, ये कहां से आ गया, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। नाउ वी नो दैट जी इक्वल टू बाय द बेसिक डिफिनेशन ऑफ गैस फ्री एनर्जी फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, रख दिया, डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ लगा दिया, यहाँ से हमें मिल गया dg इक्वल टू v dt माइनस एस dt। इसको अब हमें एज ए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे हम मैक्सवेल रिलेशंस डिराइव करेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब T कांस्टेंट तो dp क्या हो गया 0, so therefore dg इक्वल टू माइनस एस dt और डेल जेल बाई डेल टी एट कांस्टेंट T इक्वल टू माइनस एस। ये अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो ये भी हमारे लिए काम है कि डेल टी के साथ अगर वेरिएशन करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम। ठीक है, सो ये हमें यहां से मिल गया। ये हमें क्या बताता है, वेरिएशन ऑफ दिस फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर, डेल जे मतलब वेरिएशन ऑफ दिस फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये किसके बराबर होगा, माइनस एस मतलब डिक्रीज इन एंट्रोपी। ठीक है, यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी मिलते हैं। चलिए, नाउ अगेन इनिशियल स्टेट, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डेल जी वन बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू माइनस एस वन। इन फाइनल स्टेट यहां से क्या लिखेंगे, दिस बाई दिस एट कांस्टेंट पी इक्वल टू माइनस S2, no problem. Change, that is delta G equal to, तो again final minus initial, चलिए final में से initial को minus कर दीजिए, तो del J2 by del T at constant P minus del G1 by del T at constant P। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे, माइनस S2 माइनस माइनस S1। ठीक है, अब देखिए यहाँ में क्या है G2, ये क्या है G1, डेल बाय डेल टी एट कांस्टेंट P, सो नो प्रॉब्लम वी कैन राइट डेल बाय डेल टी, सॉरी डेल टी, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, G2 माइनस G1 एट कांस्टेंट P, और ये हमें क्या दे देगा, माइनस डेल्टा S। G2 माइनस G1 इज नोन एज डेल, क्या लिख सकते हैं, डेल डेल्टा G at constant P इक्वल टू माइनस डेल्टा S। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, एक क्या आया था हमारे पास, माइनस डेल्टा S हमने निकाला था, डेल्टा G माइनस डेल्टा H बाई T, और अभी हमें क्या मिल रहा है, डेल्टा डेल J बाई डेल T एट कांस्टेंट P। ठीक है, तो ये भी माइनस डेल्टा एस है, ये भी माइनस डेल्टा एस है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा, डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच बाई टी इक्वल टू डेल डेल जे बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। इस टी को आप इधर लेके आ जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस डेल्टा एच को ट्रांसफर कर दीजिए, तो हमें मिल जाएगा गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम वी कैन राइट लाइक दिस। सो इनिशियल स्टेट में ले लिया डेल्टा G1 बाई डेल टी एट कांस्टेंट P माइनस S1, फाइनल स्टेट में ले लिया माइनस S2, चेंज निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या मिला, डेल डेल G2 बाई डेल टी एट कांस्टेंट P माइनस डेल G1 बाई डेल टी एट कांस्टेंट P,
दिस वन नो प्रॉब्लम, ये हो गया डेल्टा एस। और यहाँ से G2 माइनस G1, G2 माइनस G1 का मतलब स्टेट फंक्शन, ये हमें क्या दे देगा डेल्टा G। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 में क्या था, 1 में हमारे पास क्या था कि माइनस डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा G माइनस डेल्टा एच बाई टी। ठीक है, इसको यहाँ से बराबर कर दीजिए, टी को ट्रांसफर कर दिया, ये इधर आ गया, एच को ट्रांसफर कर दिया तो इधर आ गया, तो दिस इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे सेकेंड फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अगर हमें मान लीजिए इसी को गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को अगर हमें हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के टर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो जी की जगह पे क्या आएगा ए, एच की जगह पे क्या आएगा डेल्टा ई प्लस टी डेल, और डेल्टा जी की जगह पे क्या आएगा ए बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। ठीक है, तो यहां से हम लिख देंगे एट कांस्टेंट ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा एट कांस्टेंट पी आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है, तो जी की जगह पे ए लिख दीजिए, एच की जगह पे ए लिख दीजिए, जी की जगह पे ए आ जाएगा। ठीक है ना, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है, चलिए इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, so we know that delta G equal to delta H minus T to del G by del T at constant T। इसमें क्या किया, डिवाइडिंग बाई टी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो रीअरेंज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल जी बाई टी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस डेल एच बाई टी स्क्वायर। ठीक है, सिंस प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट देयरफॉर इसको इंटीग्रेट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा डेल्टा G1 टू डेल्टा G2 डी डेल J बाई टी इक्वल टू डेल H T1 T2 माइनस dt बाई टी स्क्वायर, एज्यूमिंग दैट कि डेल्टा H रिमेंस कांस्टेंट ड्यूरिंग द टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा डेल्टा G2 बाई T2 माइनस डेल G1 बाई T1 इक्वल टू डेल्टा H T1 माइनस T2 बाई T1 T2। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहां से हमको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। ये फॉर्मूला हमें कब लगाना है, जब आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर देगा T1 T2, दो वैल्यू देगा G1 G2 पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और आप एंथैल्पी पूछेगा। ठीक है, चलिए सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए जी की जगह पे क्या आ जाएगा, जी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के टर्म में अगर हमें लिखना होगा इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, बोलिए डेल हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के टर्म में इसको लिखना है, यहां से क्या लिखेंगे डेल A2 बाई T2 माइनस डेल A1 बाई T1 इक्वल टू डेल्टा H की जगह पे आएगा डेल्टा E T1 माइनस T2 बाई T1 T2। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहां से हमको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। सो दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। दो टेम्परेचर देगा आपको, दोनों पे डेल गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू देगा, तो हमसे डेल्टा एच पूछेगा। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, सो इट कैन बी यूज्ड टू डिराइव वेरियस थर्मोडायनामिक लॉज। So it allows the calculation of delta H or delta E when delta G are given at two temperatures। तो जो भी जो फॉर्मूला निकला था उसको हम यूज करेंगे डेल्टा H निकालने के लिए या डेल्टा E निकालने के लिए। This equation enables us to calculate delta S of isothermal process। isothermal process के लिए आप डेल्टा S भी निकाल सकते हैं। It can be used to calculate the effect of a temperature change on the equilibrium constant Kb। तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। With the help of this Helmholtz equation, we can deduce various thermodynamic equations like Clausius-Clapeyron equations, quantum, isothermal heat theorem। ठीक है, so it can be used to calculate, to derive calculation of delta S निकाल सकते हैं, delta H, delta E, equilibrium constant Kp, to derive the various thermodynamic laws like Clausius-Clapeyron equations, quantum isothermal heat theorem।
तो ये एक इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है जो हम यूज करते हैं बहुत सारे लॉ को डिराइव करने में, ठीक है। The EMF of the reverse cell can also be calculated using this equation as follows. ये ऑलरेडी हम EMF मेजरमेंट में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का EMF मेजरमेंट में, वहां में भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो नो डाउट हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है माइनस डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई या डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। इस फॉर्मूले को इस गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो डेल्टा जी की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस एन एफ ई, डेल्टा एच टी, इसकी जगह पे भी क्या आ गया माइनस एन एफ ई। एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ क्या है फैराडे कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट है मतलब डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो बाहर आ गया। तो एन एफ, ठीक है, ये हमें मिल गया डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। NFE से डिवाइड कर दिया, ये हमें फॉर्मूला मिल गया ये। तो E इक्वल टू माइनस डेल एच बाई एन एफ प्लस टी डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट P। सो दिस डेल ई बाई डेल टी मतलब वेरिएशन ऑफ E सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E सेल विद टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये हमें न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। अगर ये हमें दिया हुआ है, डेल्टा एच हमें दिया है तो क्या पूछेगा E दिया रहेगा तो डेल्टा H, ठीक है। So thus by knowing the temperature coefficient of the EMF of the cell, one can calculate delta H if E is given, ठीक है। तो ये हमारा इंटर रिलेटेड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का, EMF मेजरमेंट में भी हम वहां से यूज करते हैं, इसको निकालते हैं, ठीक है। चलिए लिमिटेशन ऑफ दिस हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। So limitation of this equation is that it does not allow us to calculate change in Gibbs free energy from thermal data। इस इक्वेशन को मेनली यूज करते हैं कि डेल्टा जी हमें पता है तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं डेल्टा एच, बट रिवर्स हमें डेल्टा एच से डेल्टा जी के लिए हमें ये अलाउ नहीं करता, ठीक है। सो इट डज नॉट अलाउ अस टू कैलकुलेट चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी फ्रॉम थर्मल डाटा। तो यहाँ से यहाँ हम जा सकते हैं, डेल्टा जी से डेल्टा एच निकालते हैं, बट यहाँ से यहाँ हम जनरली नहीं निकालते, ठीक है। तो ये दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। कुछ वर्कआउट एग्जांपल्स, तो किस तरह का न्यूमेरिकल्स हमसे पूछेगा। द फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी अकम्पेनिंग ए गिवन प्रोसेस इज दिया हुआ आपको -75.50 एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड -73.68 एट 35 डिग्री सेल्सियस। तो दो टेम्परेचर दे दिया, ठीक है, दो आपको डेल्टा जी की वैल्यू दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस एट 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस पे हमें निकालना है। यदि 25 पे हमें दे दिया, 35 पे दे दिया, बट हमसे क्या पूछ रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री कहाँ में आएगा 25 और 35 के बीच में आएगा, ठीक है। इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी चाहिए, ठीक है। हमें निकालना क्या है चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच, तो डेल्टा एच आपको निकालना है। ये है गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, कौन सा टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमें डेल्टा जी चाहिए और ये इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वही यहाँ पे आपको जो डेरिवेशन में किया था G2 माइनस G1 बाई T2 माइनस T1। तो डेल्टा टी मतलब क्या बता रहा है टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो गिब्स फ्री एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा। दो वैल्यू हमें दिया था, ठीक है, दो टेम्परेचर हमें दिया था, तो हमने ये निकाल लिया डेल्टा जी बाई डेल टी विद टी वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब आपको यहाँ में डेल्टा जी की वैल्यू हमें चाहिए किस टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये कैसे आएगा, ठीक है, 25 और 35 के बीच में है 30 डिग्री, इसलिए इसको बोलते हैं कि यहाँ से हमें क्या करना है मीन ले लेना है, एवरेज निकाल लेना है। जो वैल्यू दिया रहेगा उसका हम एवरेज निकाल लेंगे। तो इसका यहाँ पे एवरेज निकाल लिया, ये कितना आ गया -74.59 किलो जूल, ठीक है। ये हमें मिल गया 30 डिग्री सेल्सियस पे डेल्टा जी की वैल्यू। अब सब कुछ हमें पता है, डेल्टा जी पता है, रख दिया। डेल्टा एच हमें निकालना है,
किस टेम्परेचर पे पूछ रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड कर दिया, ठीक है। डेल जे बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी भी हमें मिल गया, रख के सॉल्व कर दिया, ये ठीक है। जहां में दो टेम्परेचर देगा आपको, दो डेल्टा जी की वैल्यू देगा, गैस फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू देगा, तो डेल्टा एच हमसे पूछेगा किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। तो जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो इन दोनों का हम क्या करेंगे, एवरेज दे देंगे। अगर यहाँ केस 35 पे पूछा होता तो हम डायरेक्टली 35 वाली वैल्यू रख लेते, ठीक है। चलिए, सिमिलरली the free energy change involved in a process is minus 1300 joule at 300 Kelvin and minus 1200 joule at 310 Kelvin। चलिए, दो टेम्परेचर आपको दे दिया, देखिए 300 पे लिख दिया, 310 पे लिख दिया, नो प्रॉब्लम। फटाक से डेल्टा जी निकाल लीजिए आंख बंद करके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस एट 306 केल्विन। तो डेल्टा जी और 306 एवरेज ले लेंगे, ठीक है। डेल्टा एच पूछ रहा है, रख के सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। तो बस जहां दो टेम्परेचर देगा, जो डेल्टा जी की वैल्यू देगा, डेल्टा एच पूछेगा किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, पुट कर दीजिए। चलिए, यहाँ में क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन CO प्लस SO3 CO2 प्लस SO2, डेल्टा एच आपको दिया हुआ है, डेल्टा जी की वैल्यू दिया हुआ है दिस वन, डेल्टा एच आपको दिया हुआ है दिस वन एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा जी एट 398 केल्विन assuming that delta H 0 remains constant over the temperature interval। इसी के लिए हमने जो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फॉर्मूला निकाला था, वहां पे आपको बोला था कि दो टेम्परेचर पे दो फ्री एनर्जी की वैल्यू डेल्टा एच, इसमें कोई एक मिसिंग होगा। तो एक टेम्परेचर आपको क्या दिया है 25, चलिए केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। दूसरा कितना दिया है 398 केल्विन दिया है, नो प्रॉब्लम। डेल्टा जी की वैल्यू किस पे दिया था 25 पे, 25 का मतलब 298 केल्विन, ये वैल्यू हमें दे दिया। हमसे क्या पूछ रहा है 398 केल्विन, ठीक है। जहां दो टेम्परेचर गैस फ्री एनर्जी एक पे देगा एक पूछेगा, तो ये हमें इक्वेशन लगाना है, ठीक है। डेल्टा एच जीरो की वैल्यू आपको दे दिया है 184.7 और ये भी लिखा है कि ये मान के चलना हमें assuming that कि डेल्टा एच जो होता है रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द टेम्परेचर रेंज या टेम्परेचर इंटरवल, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ये तो फिर हमें टेम्परेचर के साथ चेंज होगा तो फिर आपको किरचॉफ लॉ भी आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा जी बाई T2, ये टेम्परेचर T2 ये हमें निकालना है, ये हमें दिया हुआ है 298 पे, रख दिया, ठीक है। डेल्टा एच दिया है, रख दिया, टेम्परेचर डिपेंडेंस रख दिया, सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको दो टेम्परेचर देगा, एक वैल्यू हमसे डेल्टा जी का पूछेगा, डेल्टा एच दिया रहेगा, वो मान लेंगे कि वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहा है, क्लियर, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था, बट चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ गया, डेल्टा जी 0F एंड डेल्टा एच 0F फॉर आयरन, ये वैल्यू हमें दिया हुआ है किस पे 298 केल्विन पे। Assuming delta F0 is constant in the interval 298 to 375, डेल्टा जी अब पूछ रहा आपको 375, ये गया तो 2020 का क्वेश्चन है। तो दो टेम्परेचर दे दिया, एक की वैल्यू दे दिया, एक हमसे पूछ रहा है, डेल्टा एच दिया है, अभी जो पीछे जैसे किया है, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ से, क्योंकि ये आपको इंटर रिलेटेड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स के बीच में, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, अब इसका जो एप्लीकेशन था टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला, देखिए कंसीडर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक सेल आपको दिया हुआ है where M is a metal at 298 केल्विन, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स दिया हुआ है एनोड और कैथोड का, ऑलरेडी एमएफ में कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन हम। टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हमसे पूछ रहा है, डेल्टा एच हमको निकालना है। तो पहले तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से फॉर्मूला रख दीजिए, ठीक है। अब फॉर्मूले में देखिए हमें क्या क्या दिया है, क्या हमसे पूछ रहा है। तो हमें डेल्टा एच पूछ रहा है, तो डेल्टा एच हमने निकाल लिया, NFT, ठीक है। फैराडे कांस्टेंट हमें दिया है, टेम्परेचर कोफिशिएंट डेल E बाई डेल T एट कांस्टेंट P, ऑलरेडी आपको यहाँ लिख के दे दिया है, कुछ नहीं करना है, माइनस NFE, ठीक है। E हमें निकालना पड़ेगा, E निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कैथोड माइनस एनोड,
तो हमने यहाँ से कैथोड माइनस एनोड निकाल लिया, ये आ गया E0 सेल। टेम्परेचर हमें पता है, F हमें दिया हुआ है, N की वैल्यू क्या लेंगे तो देख लीजिए यहाँ से ये 0 पे है, ये किस में चेंज हो रहा है MI2, एक आयोडाइड पे -1, यहाँ से हो गया -2, ये हो गया +2 और ये I2 से फिर यहाँ पे 0 मतलब +2 से 0, तो N की वैल्यू हो गया 2, रख दिया फॉर्मूले में, सॉल्व कर लिया, ये आपको मिल गया। ठीक है, सो ये गेट 2019 का क्वेश्चन है। और भी इस तरह का ईएमएफ मेजरमेंट वाले क्वेश्चंस हैं आपको जहां से हमें करना है। ठीक है, चलिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया है तो सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम, इसको अब आप सॉल्व करिए। तो फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी अकम्पेनिंग ए गिवन प्रोसेस इज, वैल्यू हमें दिया हुआ है -85.77 किलो जूल एट किस पे 25 डिग्री सेल्सियस एंड दिस एट 35 डिग्री, 30 पे आपको पूछ रहा है तो फर्स्ट एग्जांपल की तरह रख दीजिए। ईएमएफ ऑफ दिस सेल, एक गैल्वेनिक सेल आपको दिया है यहाँ पे, ठीक है, सेल रिएक्शन दिया हुआ है, इसका E0 सेल दिया है, कैलकुलेट चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है NFE, ठीक है, विद नेगेटिव साइन डेल्टा जी निकाल लीजिए। एंथैल्पी चेंज निकालना है मतलब डेल्टा एच निकालना है, डेल E बाई डेल T, ठीक है, और द सेल इज गिवन, ये आपको वैल्यू दिया हुआ है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू आपको दिया हुआ है। कैसे पहचानेंगे, देखिए वोल्ट पर केल्विन, इसकी यूनिट से भी आप पहचान सकते हैं, वोल्ट पर केल्विन। ठीक है, तो जस्ट अभी जो पिछला एग्जांपल किया है उसी पे बेस्ट है। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो आप देख लीजिए, कैडमियम पे कितना है 0, यहाँ से कितना आ रहा है कैडमियम सल्फेट मतलब +2, तो हो गया। HgSO4 में कितना है +2, ये किस में जा रहा है Hg मतलब 0, एन की वैल्यू पता है, तो सब कुछ पका पकाया बस रख के सॉल्व कर देना है। तो जस्ट अभी लास्ट एग्जांपल जो किया है वहां से आपको, ठीक है, हो जाएगा। इसलिए आंसर भी मैंने दे दिया है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिए, क्योंकि ये सब मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे नेट गेट में पूछा हुआ है, IIT में पूछा हुआ है। The free energy change for a reaction at 298 Kelvin is found to be 18.0 किलो जूल, ये वैल्यू हमें दिया है 298 पे। कैलकुलेट द फ्री एनर्जी एट 350 केल्विन, 350 पे हमें निकालना है, डेल्टा एच की वैल्यू हमें दिया हुआ है, ये एज्यूम कर लेना है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ गिव सेल्मोल्फ इक्वेशन लगा लीजिए, दो वैल्यू आपको में से एक दिया, एक आपसे पूछ रहा है, डेल्टा एच दिया है, टेम्परेचर T1 दिया है, T2 दिया है, जो पीछे एग्जांपल किया हुआ है, ठीक है। और इसमें के जो और भी क्वेश्चंस हैं वो आपको ईएमएफ मेजरमेंट वाले वीडियो में मिल जाएंगे, जिससे नेट गेट में IIT में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये इंटर रिलेटेड है थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो ये था आज का गिव सेल्मोल्फ इक्वेशंस, उसका डेरिवेशंस, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और उसका एप्लीकेशंस, न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। तो इसी को यूज करेंगे आगे थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट्स निकालने में, मैक्सवेल्स रिलेशंस को निकालने में, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया नहीं आया आप चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके उसका आंसर आप बताइए कि आपको आंसर मिला नहीं मिला। कोई भी अगर डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे आके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।